हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 6 की का, ठीक है ना। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखा था, की रीडिंग करी थी। रीडिंग के साथ साथ हमने इसके नोट्स भी बनाए थे। नोट्स आपके सामने हैं। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, नए हैं चैनल पर, तो आप यहाँ पे सामने से नोट कर सकते हो। अभी आप स्क्रीन ले सकते हो, बाद में आप इन्हें चाहो तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। और नोट्स अगर की बात करें तो हमने काफ़ी आसान बनाए हैं, डायग्राम के मीडियम से बनाने की कोशिश करी थी ताकि आपको याद करने में या रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। पहली बात तो ये कि जब भी आप नोट्स बनाएं या आप साथ में नोट बना रहे हैं, आगे कभी भी आप नोट बनाएं, तो हमेशा जो कॉपी होती है, कॉपी दो तरीके की होती है। एक में तो लाइनें होती हैं जिस पे अब तक आप लिखते आ रहे थे, एक होती है विदाउट लाइन्स वाली, ठीक है ना। इस पे पन्ना जो होता है, पेज जो होता है, सपाट होता है। आप हमेशा सपाट कॉपी पे ही, सपाट पन्ने की कॉपी पे ही ये सारे नोट्स बनाएं। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग करोगे तो आपको जो पेज मिलेगा वो विदाउट लाइनिंग वाला मिलेगा, उसमें कोई लाइन नहीं होगी। इसलिए आप जब वहाँ पे सीधा सीधा आप विदाउट लाइनिंग वाले पे लिखोगे तो आपका राइटिंग अच्छा नहीं आएगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि अभी से आप एक ऐसी कॉपी पे लिखो जो बिना लाइन की हो। आपकी उससे प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका राइटिंग अच्छा होगा। शुरुआत में तो आपका राइटिंग ठीक से नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप प्रयास करते रहोगे आपका राइटिंग बेहतर होने लगेगा। और राइटिंग का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 1 हमने देखा था और इस चैप्टर में काफ़ी आसानी से एक कहानी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई गई थी, जिनमें से जो भी चीज़ें ज़रूरी थी हमने नोट करी थी। हमने आपको नोट ही हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हम उन चीज़ों को दोहराते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप देखना चाहो तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। पहली ही वीडियो थी इस चैनल की और ये दूसरी वीडियो है। उसमें हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था। चैप्टर नंबर 1 में हमने सिर्फ इतना ही देखा था। बात करें जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए थे, जो हमने नोट करे थे, तो उनमें कुछ यूँ थे कि लोग कहाँ रहते थे। एक हेडिंग थी जिसमें हमने देखा था कि कई लाख साल पहले जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। सिंपल सा है, हिस्ट्री जब भी आप पढ़ो तो ऐसे ना पढ़ो कि आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, हमेशा ऐसे ही पढ़ो कि आप एक कहानी को पढ़ रहे हो। और वाकई में एक कहानी ही है। बात ये तब की करी जा रही है जब हमारा इतिहास का आरंभ हुआ था, जब इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो लोग आए थे वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी जीवन की, वो सारी बातें बताने की कोशिश करी गई थी इस अध्याय में, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 में उसमें ये था कि लोग कहाँ रहते थे। जो लोग सबसे पहले इस धरती पर रहे थे उनके बारे में बताया गया है कि वो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहे थे। इनमें से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है जो भोजन को एकत्रित करते थे सिंपल सा जीवन यापन के लिए, फलों को, जड़ों को, फूलों को, इन सबको संग्रह करके अपने जीवन को यापन करते थे। जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि ये जो लोग थे वो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और वहीं से क्या करते थे, फलों फूलों जड़ों का इनका क्या करते थे, संग्रह करते थे, अपने जीवन को यापन करते थे। कुछ लोग आखेटक भी थे, यानी कि आखेटक का होता है शिकारी। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिकारी थे, जो आखेट के जरिए अपने जीवन को यापन करते थे, शिकार करते थे और उन्हीं को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं कृतर पहाड़ियों में सर्वप्रथम गेहूँ एवं जौ की फसलें उगाई गई। यहाँ पे बताने का प्रयास ये किया गया था कि सबसे पहले गेहूँ और जौ की जो फसलें थी वो कहाँ उगाई गई थी। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर की जो पहाड़ियाँ थी, सुलेमान और कृथर की जो पहाड़ियाँ थी, सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलें वहाँ पे उगाई गई थी, ठीक है ना, जो 8000 वर्ष पूर्व उगाई गई थी। और यहाँ के जो लोग थे गाँवों में रहते थे, गाय बैल भेड़ बकरी आदि का पालन करते थे। यानी कि सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों की बात करें तो वो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व उगाई गई थी। यहाँ के लोग गाँवों में रहते थे, साथ में ये भेड़ बकरी गाय बैल का पालन भी करते थे। उत्तर पूर्व में भी कृषि का विकास हुआ, उत्तर पूर्व में भी कृषि का विकास हुआ था। चावल जहाँ सबसे पहले उगाया गया था वह स्थान मध्य भारत के हिंद के उत्तर में स्थित था, ठीक है। अगर बात करें चावल की, कभी क्वेश्चन आता है कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, कहाँ उगाया गया, तो मध्य भारत में जो हमारा विंध्य क्षेत्र है उसके उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। फिर आगे बताया गया इस चैप्टर में जो हमारे नगर थे, नगर समझते जिससे शहर होते हैं, वैसे ही जो नगर थे, जो प्रारंभिक नगर थे, सबसे पहले प्रारंभिक नगर कहाँ बसाए गए, तो सबसे पहले 4700 वर्ष पूर्व सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। सबसे पहले धरती पे जो आरंभिक नगरों का विकास जो हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा व सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा के बारे में बताया गया कि जो गंगा है और जो सहायक नदियाँ हैं, इनके किनारे के नगरों के विकास की बात करें तो वो आज से कम लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है ना। तो ये एक पेज था। नेक्स्ट पेज, 4 पेज है टोटल। अतीत के बारे में कैसे जाने, इस हेडिंग में आपको बताया गया था कि अतीत के बारे में जानने के स्रोत क्या क्या हैं, हम कैसे जान सकते हैं इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में, ठीक है ना। तो वही हमें बताया गया था कि पहला जो स्रोत है वो हमारा पांडुलिपि है। पांडुलिपि के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। पांडुलिपि के बारे में बताया गया था कि जो पांडुलिपि होती है वो हाथ से लिखी गई होती है। अंग्रेजी में इसे मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो हमारा मेन्यू है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ हिंदी है, जिसका अर्थ है हिंदी में हाथ।
ताड़पत्रों एवं हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ एक उगाया जाता है या उगता है, उसकी छाल से विशेष तरीके से इसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि, जिसमें जो मेन्यू है एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी में हाथ, और ये जो है वो ताड़पत्र एवं हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से उगाई जाती थी। दूसरा एक स्रोत में बताया गया था कि जो दूसरा माध्यम है अतीत के बारे में जानने का, वह लिखित स्रोत यानी कि नाटक हैं, कविताएं हैं, ग्रंथ, महाकाव्य, कई संस्कृत में लिखे गए हैं, कई तमिल में लिखे गए हैं, कई प्राकृत में लिखे गए हैं। और प्राकृत का प्रयोग आमतौर पर आम लोग करते थे, ठीक है ना। प्राकृत जो भाषा थी हमारी उसका जो प्रयोग था वो आमतौर पर कौन लोग करते थे, आम लोग करते थे, ठीक है ना। भाई सब यहाँ पे बताया गया था। दूसरा जो हमारा माध्यम था अतीत के बारे में जानने का, बता अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं, पत्थर एवं धातु जैसी कठोर सतह पर जो उत्कीर्ण किए जाते हैं, तो चीज़ें पत्थर या कठोर धातु की सतह पर लिखी जाती है, उन्हें बोलते हैं अभिलेख। इनमें क्या था, इनमें राजा एवं रानियों का विवरण होता था, इसके अलावा युद्धों का भी विवरण होता था, तो जो युद्ध करते थे राजा एवं रानी उनकी युद्धों का विवरण होता था। और साथ में अगर बात करें, कुछ पुरोहित थे अच्छे खासे, जैसे कि समृद्ध, कुछ परिवार से समृद्ध, कुछ व्यापारी थे समृद्ध, उनका विवरण भी मिलता है, उन्होंने भी अभिलेख लिखवाए हैं। फिर आगे पुरातात्विक साक्ष्य, आगे जो एक और माध्यम है अतीत के बारे में जानने का, वह पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि आभूषणों, गहनों, औजारों, हथियारों के अवशेष, जो आभूषण हुए, गहने हुए, औजार हुए, हथियार हुए, या फिर मछलियों, पशुओं, जानवरों, इनकी जो हड्डियों के अवशेष हुए, इन सबको क्या कहते हैं, या इमारतों के अवशेष हुए, इन्हें ही कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। और इनका जो अध्ययन करता है उसे बोलते हैं पुरातत्वविद, ठीक है ना। इसका जो अध्ययन करता है उसे बोलते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे में बताया गया था कि देश के नाम, हमारे जो देश के नाम है, एक इंडिया और भारत, ये कैसे पड़े, कहाँ से आए, कहाँ से लिए गए, इनके बारे में बताया गया। कि सबसे पहले इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया जो है वो इंडस से निकला हुआ है, इंडस नदी से नहीं, इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस का, यहाँ बताया गया है कि जो हमारा इंडिया शब्द है इंडस से निकला है, और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। बताया गया कि आज से 2500 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ जो ईरानी और यूनानी आए थे, उन्होंने ही क्या किया था कि सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस कहा था, और बाद में इसी के ऊपर इंडिया नाम रखा गया हमारे देश का, ठीक है। भारत के बारे में बताया गया है कि भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो लोगों का समूह रहता था एक, उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका उल्लेख 3300 वर्ष पूर्व लिखित कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है, सबसे पुरानी कृति है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। बाद में इसी का नाम देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। इसी के नाम पे बाद में देश का नाम रखा गया, ठीक है। आगे पेज पे बात करें तो कुछ ये डेट थी, कुछ बोले तो महत्वपूर्ण तिथियाँ थी जो हमने नोट करी थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें कृषि का विकास कब हुआ था, आज से 8000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास हुआ था। आरंभिक नगर जो थे 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। गंगा व सहायक नदियों के किनारे नगर जो थे 2500 वर्ष पूर्व बसे थे। इसके अलावा वर्तमान जो था वो इस बुक में 2000 वर्ष पूर्व से माना गया है। वर्तमान का जो समय आरंभ हुआ है वो इस बुक में जो है 2000 वर्ष पूर्व से माना गया है कि 2000 वर्ष पूर्व से वर्तमान आरंभ हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 था, इससे हमने आपको कुछ रिवाज कराया, आपने देखा, समझाया, आपको थोड़ा सा रिवीजन आपका हुआ होगा। अगर आपने नोट्स वहाँ नहीं बना पाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख भी सकते हो। बाकी हमने आपको शॉर्ट में यहाँ से बता दिया है, रीडिंग करने के लिए, लॉन्ग में आपको वीडियो अच्छे समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी आज की जो है PDF ओपन करते हैं, और आज की जो भी रीडिंग है रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। रीडिंग के साथ साथ हम देखेंगे नोट्स भी, ठीक है ना। जो भी हमें वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे वो हम नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास बुक है तो आप बुक से रीडिंग कर सकते हो, साथ साथ में बुक आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, आपके काम की हो सकती है, वहाँ से रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग से होता क्या है, रीडिंग जब भी आप करते हो तो रीडिंग से आप ऐसा मत सोचिए कि रीडिंग करते ही टाइम आपको सारा का सारा चैप्टर याद हो जाएगा। रीडिंग का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी आप रीडिंग करो तो आपको उस चैप्टर के बारे में पता चल जाए, उस चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप सबसे पहले क्या करो, रीडिंग कर लिया करो, ताकि आपको भी थोड़ा एक अनुमान लग जाए और आप समझ जाओ कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात करी गई है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, रीडिंग के बाद हम बनाएंगे अपने। चलिए, तो सबसे पहले पिछली वीडियो में देखें तो आपको साफ सा नज़र नहीं आ रहा था। इस समस्या को दूर करते हुए हम काफ़ी जूम जैसे, चलिए अब नज़र आ रहा हो, इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ बात करी जा रही है
आरंभिक मानव की खोज में, चैप्टर नंबर 2 आपका आज आरंभिक मानव। इससे पिछले चैप्टर में रीडिंग के साथ में जो नोट्स बनाए थे उस तरीके से ही आज भी बनाए और देखते हैं। तो पिछले चैप्टर में भी कहानी के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई गई थी, एक कहानी आपको बताई गई थी जो भी है उस तरीके से ही आज भी एक कहानी है सबसे पहले, और कहानी के माध्यम से चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो आप स्टोरी समझ गए ही इस चैप्टर को रीड करें, पहले पॉइंट्स जो भी होंगे हम नोट करते जाएंगे साथ में, तो भाई हमारे नोट्स होंगे। तो तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, ठीक है, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक के बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं होती थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ठीक है, मतलब ये है कि तुषार एक बार क्या था, रेल से यात्रा कर रहा था, कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जा रहा था। तो जब उसने देखा कि जो है पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से आगे पीछे जा रहे हैं, उसके चाचा जी ने उससे बताया कि ये जो रेलगाड़ी है ये आज से लगभग 150 साल पहले ही आई है और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। जब ये वो सुनता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि जब रेलगाड़ी, बस या जो भी सवारियाँ हैं तेज रफ्तार वाली जब नहीं थी, तब क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या लोग एक ही स्थान पर रहते थे? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग तब भी यात्रा किया करते थे। ठीक है, देखते हैं आगे, इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, आरंभिक मानव आखिर भी उधर तक क्यों घूमते थे? तो हमें बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर आखिर जो आरंभिक मानव है हमारे, आखिर तक खाद्य संग्राहक, वह इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, आरंभिक मानव को हमने देखा चैप्टर नंबर 1 में, आखिर तक खाद्य संग्राहक बोलते थे। बात करिए कि भाई इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, आरंभिक मानव आखिर भी इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखिर खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। यहाँ पे बताया गया है कि आखिर तक खाद्य संग्राहक जो थे यहाँ पे इस उपमहाद्वीप में जो 20 लाख साल पहले रहते थे उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक बोलते थे। और ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि वह सिर्फ क्या करते थे, भोजन का इंतजाम करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, अपने जीवन को यापन करते थे। पेड़ से, पौधों से, इन सब से क्या करते थे, फल फूल, पत्तियाँ, इन सब के संग्रह से अपने जीवन को यापन करते थे। साथ में शिकार भी करते थे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। उनका जीवन जो था सिर्फ कितना था कि बस खाना है और इससे आगे कुछ भी नहीं था। जैसे आज है, हम लोग सफल होते हैं, तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, तब ना तो कोई एग्ज़ाम होती थी, ना कोई परीक्षा होती थी, और ना ही कोई कामयाबी के सपने देखे जाते थे। जब बच्चा है सुबह शाम खाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाए, और ऐसे ही जीवन जिया जाता था। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए भी यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने के योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जो भी आखिर तक खाद्य संग्राहक थे जो उस टाइम पे शिकार करके अपने जीवन को यापन करते थे, उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। तो कुछ ऐसे जानवर भी थे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, हमसे तेज दौड़ सकते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर भी थे, पंजे नुकीले होते थे, वो हमारा शिकार भी कर सकते थे। उन्हीं के बारे में बताया गया कि ये सब आसान नहीं था। साथ ही साथ अगर बात करें पेड़ पौधों से, फलों की, पत्तियों की, फूलों की, इन सबको जुटाना भी आसान नहीं था, क्योंकि हम जिस फल को खा रहे हैं, जिस पत्ती को खा रहे हैं, कम से कम हमें उसके बारे में इतना पता होना चाहिए वह विषैला तो नहीं है, कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं देगा। तो इन सब के बारे में जानकारी होना भी जरूरी था, यही आपको यहाँ पे बताया गया। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर आगे, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जूम कर लें इसे भी। चलिए, अब बात करी जा रही है आगे तक खाद्य संग्राहक के घूमते रहने के कारण के बारे में। ठीक है, चलिए, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों की एक जगह से दूसरी जगह, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों की एक जगह से दूसरी जगह
घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से जो आखिर तक खाद्य संग्राहक लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों जानवरों को खाकर, फलों पौधों यानी कि जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सीधी सीधी बात, आप भी इतना लॉजिक लगा सकते हो कि जब आखिर खाद्य संग्राहक जो थे उनका जो समूह था वो एक स्थान पर रहेगा तो उस स्थान के जो भी खाने के योग्य पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियाँ हैं, जो भी वहाँ के शिकार करने योग्य जानवर हैं, उनको एक टाइम के बाद खाकर वो समाप्त कर देगा। जब वहाँ पे खाने के योग्य कुछ नहीं बचेगा तो उसे उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा। यही आपको बताया गया है कि जब वह एक स्थान पर रहता था, वहाँ खाने योग्य चीज़ें खत्म हो जाती थी तो वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे जाया करते होंगे। यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसे जानवर भी थे जो अपना चारा ढूंढने के लिए, अपने भोजन को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो जो भी इनका शिकार करने वाले लोग थे, जो आखिर तक लोग थे, जो शिकारी थे, इनका शिकार करते थे, अपने जीवन को यापन करते थे, वो क्या करते थे, इनके पीछे पीछे जाते थे शिकार करने के लिए। तो ये भी एक कारण है पीछे पीछे जाने का, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने का। आगे बताया गया तीसरा कारण, थोड़ा साफ करते हैं इसे, एक साफ कर लेता हूँ, दिक्कत ना आए, और साथ में जो भी नोट्स होंगे बनाते चलेंगे हम। काफ़ी चीज़ें जरूरी है, नोट्स में हम ये सब लिखेंगे। आखिर नोट में हमारी हेडिंग ये होगी कि आखिर तक खाद्य संग्राहक के घूमते रहने के कारण। तो जो भी यहाँ पे 4 कारण आपको बताए गए हैं मेनली, हम वही नोट कर लेंगे, यही हमारे नोट्स होंगे। ठीक, जो भी चीज़ें जरूरत की होंगी हम नोट करते चलेंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मौसम है, मौसम के अनुसार ही किसी पेड़ पर फूल या फल आते हैं, और मौसम के अनुसार जब वो वहाँ पे फूल फल नहीं होंगे, क्या करता था आखिर खाद्य संग्राहक उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता था जहाँ पर क्या फल फूल पाए जाते होंगे। ठीक है, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरना और नदियों में ही मिलता है। यद्यप कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियाँ पानी कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यहाँ पे बताया गया है कि पानी भी एक कारण था लोगों के इधर उधर जाने का। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। ठीक है, यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि जो भी लोग यात्रा करते थे, पहली बात वो पैदल ही करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी सवारियाँ नहीं थी, आने जाने के लिए कोई भी संसाधन नहीं था। चौथे कारण में बताया जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जल ही जीवन है। किसी भी प्राणी के लिए जल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो वही बताया गया है, कुछ ऐसी झीलें, ऐसी नदियाँ जरूर होती हैं जहाँ पे जल पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तालाब होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बरसात के मौसम में ही जल मिलता है, कभी कभी जल नहीं मिलता है। क्या करते थे लोग, जल के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अब बारी आती है हमारी नोट्स बनाने की, तो हम अपना नोट्स बनाना करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आखिर तक खाद्य संग्रह के घूमते रहने के कारण, तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे और अपने नोट्स बनाएंगे। आखिर तक खाद्य संग्राहक के घूमते रहने के कारण। ठीक है ना, आगे तक खाद्य संग्रह के घूमते रहने के कारण पहली हमारी हेडिंग है। और जो भी मैंने 4 कारण हमें यहाँ पे बताए गए हैं, चारों कारण को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यही हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा। ठीक है ना, तो चलिए अपने कारणों को यहाँ पे नोट करते हैं। कारण नंबर पहला बताया गया था, ठीक है, एक पर से योग्य वस्तुएं समाप्त
हो जाने पर जाने उनकी तलाश में, एक स्थान पर उन नोट हम काफ़ी शॉर्ट कर रहे हैं, इतनी ही कि हम समझ सकें क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि जब भी हम रिवाइज करें तो ज़्यादा टाइम ना जाए, ठीक है ना। लिखा हुआ कि एक स्थान पर खाने योग्य वस्तुएं समाप्त हो जाने पर उनकी तलाश में, यानी जब एक स्थान पर खाने की चीज़ें खत्म हो जाती थी तो उनकी तलाश में हमारा जो आखिर तक का संग्राहक था वो जाता था, ताकि दूसरी जगह वह जाए और वहाँ उसे मिले, ठीक है। आगे देखते हैं। कर नंबर दूसरा वो क्या था, मौसम के अनुसार, मौसम मौसम के अनुसार स्थान की खोज में, खोज में, ठीक है ना। यानी कि मौसम के अनुसार क्या करता था, मौसम के अनुसार जो फल फूल होते हैं हमारे, वो अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ों पे आते हैं, तो उनकी तलाश में क्या करता था, हमारा आखिर का संग्राहक जो था वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं रेड वाली पेन, ठीक है, और रेड, ये हो गया, ये हो गया। और क्या पॉइंट था कि जानवरों के पीछे उनका शिकार करने के लिए, ठीक है, तो लिख देते हैं हम जानवरों जानवरों के का शिकार करने, जानवरों के पीछे शिकार करने के लिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट अंतिम जो महत्वपूर्ण भी था काफ़ी ज़्यादा, और वह हमारा पॉइंट था कि जल की तलाश में, ठीक है, जल की तलाश में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी नोट्स हैं आपको भी बनाने हैं, शॉर्ट, इतने ही शॉर्ट बनाने हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, जो आपकी कॉपी होगी विदाउट लाइन होगी, आप इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से आप उन पर अपने नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप सोचो आपने एक बार रीडिंग कर ली, नोट्स बना लिए, बिना रिवीजन के आपको समझ नहीं आएगा, आपको याद नहीं होंगे, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जब भी आपको टाइम मिले, 5 दिन एक हफ्ते में आप पढ़ाई कीजिए, नए नोट्स बनाइए, 2 दिन जो बचे हैं आप सैटरडे एंड संडे, इसको अपने सारे के सारे नोट्स रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से अपना रूटीन बनाइए। अगर आप चाहो तो एक टाइम टेबल का जरिए जो भी मैं यूज़ करता हूँ इस जर्नी में, वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको पता ही होना चाहिए कि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तैयारी के साथ साथ ये सब कर रहा हूँ, ताकि मेरा साथ में रिवीजन होता रहे और आपको कुछ चीज़ें बेहतर दे पाऊँ, ठीक है। मेरे लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए मेरा टाइम टेबल तो उस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था जल, तो चलिए लिखते हैं जल की तलाश में नदियों, झीलों, तालाबों, कुएं, यानी कि वो जल के लिए भी यहाँ से वहाँ जाता था। आगे एक पॉइंट और आपको बताया गया था कि कभी कभी मित्रों से मिलने के लिए भी वह क्या करता था, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाता था। तो चलिए मित्रों वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं अगर उसमें दिया गया था। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिससे आपको आगे इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा इसी चैप्टर में घर। तो चलिए पहले मित्रों वाला लिख लेते हैं। मित्रों मित्रों एवं रिश्तेदारों मिलने के लिए, राइटिंग में अगर कहीं कुछ गलत हो जाती है मैं साथ में बोलता चलता हूँ, आप उसे मैनेज कर लेना, ठीक है ना। जैसे के लिए यहाँ पे लिए ना होके बी हो गई है, तो आप यहाँ पे समझ जाए कीजिए कि यहाँ पे लिख क्या लिखाया गया है। आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, अभी थोड़ा अनुभव नहीं है इस पर लिखने का बोर्ड पे, तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम अपनी PDF पे, ये सारे हमने नोट्स बनाए, आगे देखते हैं जो भी चीज़ें रह गई हैं हमारी ये वाले पेज पे नोट करते हैं साथ में जो भी है।
चलिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आपको बताया गया है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पीछे आपको बताया ही गया था, पीछे बताया गया आपको, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जो हमारा इतिहास है, अतीत के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। आपने पढ़ा था कि पांडुलिपियों के माध्यम से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभिलेखों के माध्यम से अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य, जो इंसान वहीं छोड़ गया, आखिरकार संग्राम जहाँ रहा, जहाँ उसने अपने आभूषणों, गहनों, बर्तनों, इमारतों, इसके अलावा बात करें तो हथियारों, औजारों, इनका जो यूज़ किया, प्रयोग किया, बाद में उन्हें वो वहीं छोड़ गया। इनके जो अवशेष मिलते हैं यानी पुरातात्विक साक्ष्य, इनके आधार पर जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो हमारे लिखित स्रोत थे उनके आधार पर भी जानकारी मिलती है। तो ये कुछ कारण थे भाई, आपको यहाँ पे फिर से बताया गया कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इसे हम नोट नहीं करेंगे, पिछले अध्याय में नोट कर चुके हैं, ठीक है ना। पुरातत्वविदों, आपको बताया गया था पुरातत्वविद किसे कहते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य की क्या करता है, अध्ययन करता है। जो भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य उनका अध्ययन करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, इनके निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खास संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने यह संभव है यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए लकड़ियों और हड्डियों चलिए यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। यानी बताया गया कि ऐसा हो सकता है कि लकड़ी के औजार, हड्डियों के या फिर पत्थरों के औजार आर्किटेक्ट खास संग्राहक ने बनाए हों अपने काम के लिए, और फिर बाद में वो क्या क्या हुआ हो, वो यहीं रह गए हों। इनमें से क्या हुआ कि आज भी कई सारे औजार, जैसे कि लकड़ी के औजार तो नहीं बच पाए, लेकिन बात करें पत्थरों के या हड्डियों के औजारों की, तो वो आज बच चुके हैं। तो मिले हुए हमारे पुरातत्वविदों को, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है वहाँ से। इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ बनाने, औजार बनाने में भी किया जाता था। यहाँ पे बताया गया कि लकड़ियों का जो उपयोग था सिर्फ एक काम के लिए नहीं किया जा सकता, सर मतलब उन्हें झोपड़ी बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए या ईंधन के रूप में भी लकड़ी का औजार किया जाता था, ठीक है ना। बात करें औजारों की, तो फल फूल काटने, हड्डियाँ या मांस काटने, पेड़ों की छाल उतारने, जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता रहा है। आप समझ ही सकते हो। ये कुछ बातें आपको हमें बताई गई हैं जो हम नोट नहीं करेंगे, हम पिछले अध्याय में नोट कर चुके थे जो भी जानकारी हैं। और यहाँ पे आपको कुछ पत्थर के दृश्य दिखाए गए, कुछ पत्थर दिखाए गए हैं, देख पा रहे होगे यहाँ पे आप, ये नुकीला आपको पत्थर दिखाया गया है, नुकीला। और यहाँ से क्या किया जा रहा है, जमीन को यहाँ पे खोदा जा रहा है, ठीक है। एक ही नुकीला पत्थर दिखाया गया है, इसके माध्यम से कपड़े को यहाँ पे कपड़े में छील के जा रहा है, कपड़े को सिला जा रहा है। तो वस्त्रों को, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, ठीक है। पत्थर के औजार का उपयोग, बाएं इंसान के खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए यहाँ पे जड़ों को खोद रहा है, तो पत्थर से खोद रहा है। पत्थर से ही क्या करता था, अपने जो भी वस्त्र थे, जो भी कपड़े थे, उनकी सिलाई करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस पेज में मिली है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर से। अगली हेडिंग है रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है ना। रहने की जगह निर्धारित करना दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं इस हेडिंग को भी, यहाँ से भी नोट करने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। मानचित्र 2 को देखो, इस मानचित्र को देखने की बात करी जा रही है। मैप आपको जरूर देखना है। बुक आपके पास है, अच्छी बात है। बुक नहीं है आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। अगर आपकी मार्केट में नहीं मिलती है तो मिल जाती है तो अच्छी बात है। इसके अलावा जब तक ऑनलाइन आपकी नहीं आ जाती है, आप PDF का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। गूगल से आप इसी प्रकार से PDF डाउनलोड कर सकते हो, इससे आप अपनी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। मानचित्र 2 को देखो, हम इस मैप को देखेंगे अभी। लाल त्रिकोण वाले, जो भी लाल त्रिकोण वाले स्थान है वे पुरास्थल है। पुरास्थल जहाँ पर आर्किटेक्ट खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, आर्किटेक्ट खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खास संग्राहक रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि इस जो मैप नंबर मानचित्र नंबर 2 है, इस 2 में क्या क्या बताया गया है, जो लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है, ठीक है ना, दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं बात कर जाइए लाल त्रिकोण, ठीक है। जैसे कि हमारा भीमबेटका, ठीक है, लाल त्रिकोण भीमबेटका, इसकी बात करें हम। इसके अलावा कुरनूल की गुफाओं की बात करें, कुरनूल की गुफाएं जहाँ पे आग की खोज करी गई थी, यहीं पे आगे आपको जानने को मिलेगा। हुस्की की बात करें, ठीक है,
इसके बारे में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये कैसे स्थान है? यही पुरास्थल है, ठीक है, पुरास्थल। पुरास्थल वे स्थान होते थे जहाँ पे हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक रहता था, या जहाँ पे जो भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे कि लकड़ी के औजार हुए, या फिर हड्डी के औजार, या पत्थरों के औजार, आभूषण, गहने, बर्तन, ये जो भी हुए, इमारतों के जो अवशेष मिलते थे, ऐसे स्थानों को कहते थे पुरास्थल, ठीक है ना। वहाँ पे लोग रहते थे, तो वहाँ पे जो भी स्थान थे वो आज भी हैं। वहाँ पे जो अवशेष रह गए वो मिलते हैं कभी कभी। हमारे जो पुरातत्वविद है उन्हें क्या बोलता है? पुरास्थल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं, दिख रहा होगा अब तो आपको, उम्मीद करता हूँ। चलिए, ठीक है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे, लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पत्थर मिल सके, ठीक है। जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हम इसे नोट कर लेंगे। उद्योग स्थल उसे कहते हैं जहाँ पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, ठीक है। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें हम लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों को कुछ ज़्यादा समय तक रहा इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये लकड़ी के या फिर पत्थर के या फिर हड्डियों के औजार बनाए जाते थे उन्हें बोलते थे उद्योग स्थल, और जहाँ पे लोग लंबे टाइम तक रहते थे उन्हें बोलते थे आवासीय और उद्योग स्थल। ये भी टुकड़े थे, यहाँ पे आज भी मिलते हैं। कभी कभी लकड़ियों के जो भी अच्छे औजार या हथियार नहीं बने वो मिलते हैं, या फिर उनके जो भी टुकड़े हैं टूट फूट गए वो मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया भीमबेटका के बारे में, आधुनिक मध्य प्रदेश भीमबेटका। आवासीय प्रवास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इन गुफाओं में कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के पास है। यहाँ पे बताया गया है इन गुफाओं के बारे में। हमारे जो भी लोग थे इन गुफाओं में रहा करते थे। यहाँ से क्या होता था कि जो भी है मौसम कभी ख़राब है, पानी, बारिश है, या तेज़ धूप है, गर्मी है, इन सबसे राहत पाने के लिए लोग ऐसी गुफाओं में, ऐसी कंदराओं में रहा करते थे, ठीक है ना। तो भीमबेटका में पाई गई, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो ये गुफाएं हैं, ऐसे ही बोलते हैं पुरास्थल, जहाँ पे हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक रहता था। तो यहाँ से जानकारी वाली चीज़ें कुछ मिली हैं। जैसे कि बात करें हम, तो पहला नोट करने लायक पॉइंट हमारा जो यहाँ पे था वो था पुरास्थल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं पुरास्थल। पुरास्थल, पुरास्थल आपने देखा किसे किसे कहते हैं? पुरास्थल। पुरास्थल कहते हैं ऐसे स्थान को ऐसा स्थान जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। या जहाँ आरंभिक आखेटक आरंभिक ऐसे लिखिए, या जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहक खाद्य संग्राहक रहते थे, ठीक है, क्या रहता था? आखेटक खाद्य संग्राहक रहता था। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है बात करें तो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मिलता है औजारों के अवशेष, बर्तनों के अवशेष, आभूषणों के अवशेष, या इमारतों के अवशेष,
इमारतों के अवशेष आदि, ठीक है ना, आदि आदि और भी चीज़ें जो भी यूज करते थे उनके जो अवशेष रह गए वो जो मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पुरातात्विक साक्ष्य। जहाँ वो मिलते हैं ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं, पुरास्थल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक और हमारा शब्दावली में एक और बात करता हूँ आया था, वो था उद्योग स्थल। ठीक है, नोट कर लेते हैं हम इसे भी, उद्योग थोड़ा सा बात करें तो क्या करते हैं अलग जगह प्राप्त। ठीक है, चलिए पुरास्थल उद्योग स्थल जहाँ जहाँ के औजार बनाए जाते थे, बनाए जाते, यहाँ पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, हाँ वो वे समय तक उन्हें आवासीय आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, आवासीय उद्योग कहते कहते हैं, आवासीय कहते हैं। ये कुछ पॉइंट थे जो जरूरी थे, नोट कर लिए शब्दावली में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट के बाद कुछ हम यहाँ तक रीडिंग कर चुके। नोट्स हमने बना लिए, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, जूम कर लेते हैं आपको ठीक बता रहे। पुरास्थल, पुरास्थल के बारे में लिख चुके हैं, वहाँ रीडिंग कर लेते हैं क्या यहाँ पे बताया गया है। चलिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों की वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, कभी कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन्हीं पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए, आप चाहो तो यहाँ पे एक और नोट कर लो, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, जमीन सॉरी सॉरी पर लिखिए, स्टार्टिंग पे चला गया था पर अभी स्टार्टिंग की वजह से मेरा ध्यान राइटिंग पे पर लिखता हूँ कभी कभी। क्या समुद्र था तल में, तल में जहाँ मैं पहुँचता नहीं हूँ, राइटिंग मेरा वहीं गलत हो जाता है। चलिए धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगा। नोट कर लिया हमने जो भी था, आगे बढ़ते स्थल के बारे में नोट कर चुके हैं। ऐसे स्थान जहाँ पे क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, बर्तनों के, हथियारों के, औजारों के, आभूषणों के, इमारतों के, हैं बोलते हैं हम पुरास्थल। ठीक है, आगे फिर से देखते हैं इस हेडिंग को, देखते हैं जो भी है पहले से साफ कर दूँ और जो भी यहाँ से भी नोट करने के लिए मिलेगा हम नोट बना देंगे। ये काफ़ी लेंदी हो जाती है।
रीडिंग के साथ साथ नोट्स बनवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बाकी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेंगी, आपको टाइम देना ही पड़ेगा तैयारी के दौरान। आप सोचो कम समय में तैयारी अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। कि रीडिंग के साथ साथ नोट्स अगर मिल रहे हैं और नोट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहे होंगे, रिविजन करने में आपको तकलीफ नहीं होगी इस वजह से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पास आउट औजारों का। पास आउट का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पत्थर, पत्थर यानी कि पत्थर के जो औजार होते हैं उनका निर्माण किस तरीके से किया जाता था, ठीक है। पास आउट उपकरणों को प्राय दो तरीके से बनाया जाता था। एक पत्थर से पत्थर टकराना, पहला था पत्थर से पत्थर टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से पत्थर का हथौड़ी नुमा, हथौड़ी ऐसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क बनाए जाते थे जब तक वांछित आकार का उपकरण न बन जाए। यानी कि सिंपल सा, हमें किसी पत्थर से कोई औजार कोई उपकरण बनाना है, क्या करते थे, एक जो उसका तरीका था वो था पत्थर से पत्थर को टकराना, ठीक। इसमें क्या करते थे कि एक हाथ में लेते थे हम वो पत्थर जिससे हमें कोई उपकरण या कोई औजार बनाना है, और दूसरे हाथ से लेते थे दूसरा पत्थर, ठीक है। उससे उस पत्थर पे तब तक आघात करते थे, तब तक चोट मारते थे जब तक कि हमें अपने मन का या जिस तरीके का हम बनाना चाहते हैं उस तरीके का जो उपकरण है, औजार है, नहीं मिल जाता, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते थे, पत्थरों को, पत्थरों से अपने औजारों को या फिर हथियारों को बनाते थे, ठीक है। इसके अलावा पहला तरीका पत्थर से पत्थर टकराना, याद रखिएगा, अपने पॉइंट में नोट कर लेंगे। एक तरीका था पत्थर से पत्थर टकराना और दूसरा तरीका था दूसरे पत्थर को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है, दबाव शल्क तकनीक, ठीक है ना, दबाव शल्क तकनीक दूसरे पत्थर को कहा जाता है, ठीक है। इसमें रॉड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है, इसमें रॉड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस रॉड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि क्या किया था, एक रॉड को स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, रॉड को स्थिर सतह पर टिकाते हैं, वो भी पत्थर ही होता है एक तरीके से। उससे क्या करते हैं, ज़मीन पे या किसी सतह पर रख लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरा पत्थर लेते हैं जिससे हमें अपना कोई उपकरण बनाना है, उस पर रखने के बाद एक तीसरे पत्थर से उस पर आघात करते हैं, चोट मारते हैं। इससे क्या होता है, तब तक चोट मारते हैं जब तक कि हमारा जो उपकरण है जो हमें बनाना होता है वो नहीं मिल जाता, ठीक है। भी बताया गया है, कुछ दिखाया गया है, इसे भी हम देख लेते हैं और फिर हम ये चीज़ें नोट कर लेंगे। पत्थरों के औजार बनाने के तरीके जो भी हमें बताए गए। पासार उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है, बताओ ये कौन सी है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक तकनीक ये है, बताओ ये कौन सी है। सिंपल साहब देख पा रहे होगे, एक हाथ है हमारा, एक हाथ में पत्थर रखा है, ऊपर से क्या है, क्या कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सी तकनीक है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है इस तकनीक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और से आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले हम बता देंगे, ठीक है। फिर आपके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। पहले इसे साफ कर लेते हैं और अब आते हैं आग की खोज। आग की खोज प्रारंभ करेंगे उससे पहले अपने नोट्स बना लेंगे हम। नोट्स को लगा जो चीज़ हमने पढ़ी उपकरण को बनाना उसके बारे में, ठीक है ना। तो पत्थर से उपकरण बनाना, पत्थरों के औजार बनाना, बनाना क्या यहाँ पे लिखते हैं, बनाने के तरीके, औजार बनाने के तरीके। चलिए, पत्थरों के औजार बनाने के तरीके। तरीका नंबर एक क्या था, पत्थर से पत्थर टकराना, तो कहते हैं पत्थर से पत्थर टकराना, टकराना, ठीक। इसमें क्या था, एक पत्थर को हाथ में कर, हाथ में कर, यहाँ पे ऐसी मिस्टेक हो गई है, जब भी हो जाए आप थोड़ा गौर रखिएगा। अगर मैं न देख पाऊँ तो हाथ में लेकर दूसरे पत्थर से आघात करना, आघात करके, कैसे कर, आघात करके, ठीक है।
पत्थर से पत्थर टकराना मतलब एक हाथ में लेते थे हम वो पत्थर, जिससे हमें अपना उपकरण बनाना है, और दूसरे फिर पत्थर से हम उस पर आघात करते थे, चोट मारते थे, और तब तक मारते रहते थे जब तक कि हमें अपना उपकरण नहीं मिल जाता, नहीं बन जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या था, जवाब सल्क तकनीक, है ना। तो राइटिंग थोड़ा अभी ठीक से आ पा रहा है, माफ़ी चाहेंगे। जवाब सल्क तकनीक, जवाब सल्क तकनीक, रॉड को है हर पर चौड़ी नुमा पर चौड़ी नुमा अन्य पत्थर से आघात करके, तीसरे पत्थर से आघात करते थे, और तब तक हम आघात करते रहते थे जब तक कि हमें अपना उपकरण नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये दो तरीके में बताए गए थे, नोट्स हमने लिख लिए। आप आसानी से समझ सकते हो, तो ये कठिन लैंग्वेज नहीं है। पत्थर से पत्थर टकराना यानी कि एक हाथ में लेंगे हम एक पत्थर, जिससे हमें अपना उपकरण बनाना है, और दूसरे पत्थर से आघात करेंगे। ठीक है, जवाब सल्क तकनीक यानी कि रॉड को एक स्थिर सतह पर रखेंगे, और फिर उस पर क्या करेंगे, एक हथौड़ी नुमा पत्थर रख लेंगे, और फिर उस पर ऊपर से आघात करेंगे, और तब तक सल्क निकालेंगे जब तक हमें अपना उपकरण नहीं मिल जाता। ये थे हमारे पॉइंट्स। आगे देखते हैं। इस पेज पर अगर कुछ रह गया हो तो, कुरनूल आग की खोज। ठीक है, कुरनूल की गुफाओं के बारे में यहाँ बताया गया है, आग की खोज। चलिए, आग की बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी पॉइंट है। कई सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, आप इसे देखें। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा को ढूंढो। ठीक है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, कुरनूल की गुफा में क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। अब सीधा सीधा लॉजिक है, जहाँ राख के अवशेष मिले होंगे, वहाँ राख का आविष्कार हुआ होगा, वहाँ पर राख जलाई गई होगी। तो जो सबसे पुराने टाइम की बात करें, राख के अवशेष मिले हैं वो कुरनूल की गुफाओं में मिले हैं। इसका मतलब है यह आरंभिक लोगों के आग, यानी कि इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो हमारे आखिर खाद्य संग्राहक थे वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए किया गया होगा, या मांस पकाने के लिए किया गया होगा, वो लोग मांस खाते थे, मांस पकाने के लिए किया गया होगा, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी किया गया। तो यहाँ बताया गया है कि जो हमारे आग थी ना, आग आग का जो आविष्कार था, नोट बनाते हैं। ठीक है, आग की खोज। ठीक है, साथ में नोट बना लेते हैं अभी से हम। आग की, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, इसके बाद हमारे कुछ ही पेज हैं। आग की खोज, आग की, चलिए, आग की कहाँ पे हुई थी, कुरनूल की गुफाओं में। पहली बात तो पहला पॉइंट, कुरनूल की गुफाओं में अवशेष, यानी कि कुरनूल की गुफाओं में अवशेष मिले हैं, तो यही है लॉजिक कि यहीं पे आके खोज हुई होगी कुरनूल की गुफाओं में। ठीक है, किसने करी थी, नोट कर लेते हैं। तो बताया गया आरंभिक लोगों द्वारा। ठीक है, आरंभिक लोगों द्वारा, लोगों द्वारा, आरंभिक लोगों द्वारा। इसका उपयोग भी बताए गए हैं, तो हम इसके उपयोग भी लिख लेते हैं जो भी है। क्या क्या इसके उपयोग बताए गए हैं, उपयोग प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, मांस पकाने के लिए, मांस पकाने के लिए, जानवरों
को भगाने के लिए, जो जंगली जानवर थे उन्हें भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता होगा। भगाने के लिए, समझ जाना जानवर को भगाने के लिए, ठीक है। ये कुछ आग के प्रयोग थे, आग के बारे में बताया गया है, सब इसी बातें थी। आगे जो भी बातें हम पढ़ेंगे इसी में नोट कर लेंगे। क्या बातें हैं आग की, चलिए बस इतना ही था आग के बारे में। और आगे देखते हैं, हमारा एक हेडिंग है बदलती जलवायु, इसके बाद बात करें तो जल चित्रता, इनमें से क्या पता, इससे हमें क्या पता चलता है। फिर बस इतना ही हमारा चैप्टर है, 2 ही हेडिंग हमारी बची हुई है मेन रूप से। देखते हैं बदलती जलवायु, ठीक है ना। बदलती जलवायु के बारे में, फिर नाम तिथियों के बारे में भी हम जानेंगे। बदलती जलवायु के बारे में पहले इसे जूम कर लेते हैं। भाई आपकी शिकायत ये आ रहा है कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए सही आपको नज़र आ रहा होगा, मैं देख पा रहा हूँ, सही दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ तक हो तो प्लीज़ बता देना, समझ नहीं आता तो मैं बेहतर प्रयास करूँगा, ठीक है ना। अगर आपके समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब भी आप बता सकते हो, इससे क्या होगा, मोटिवेट हो जाऊँगा और उससे और भी अच्छा प्रयास करूँगा। जो भी कमी आपको नज़र आए, जो भी अच्छे ही आपको नज़र आए, कमेंट में थोड़ा बताइएगा ज़रूर। अगर आप कमियाँ बताओगे तो उनसे मैं सीखूंगा, उन्हें मैं सुधारूंगा। अगर आप अच्छाइयाँ बताओगे तो मोटिवेट होऊंगा। चलिए बदलती जलवायु पर गौर करते हैं, तो हमारी अगली हेडिंग है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, ठीक है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे बताया गया है बदलती जलवायु में आज से लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि दुनिया की जो जलवायु थी वो अचानक से बदलने लगी, गर्मी बढ़ने लगी। के फलस्वरूप क्या हुआ, जो घास वाले मैदान थे वो बढ़ने लगे, ठीक है। और जब घास वाले मैदान बढ़ेंगे, घास वाले मैदान ज़्यादा होंगे, तो वो जानवर जो घास को खाकर जिंदा रह सकते थे की संख्या में भी वृद्धि होगी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो लोगों ने क्या किया कि जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, ऐसे जानवरों की जो घास खा के जिंदा रह सकते थे, जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस, ठीक है, हिरण, इन सभी जो संख्या बढ़ने लगी, तो लोग क्या करते थे, इनके पीछे आना शुरू हुआ, शिकार के लिए इनके पीछे जाते थे। जब लोग शिकार के लिए पीछे जाते थे तो कुछ ना कुछ इनके बारे में उन्होंने जानना शुरू किया, ठीक है ना। कैसे कि उनके प्रजनन की समय की जानकारी उन्हें हासिल होने लगी, इनके खाने पीने की आदतें, क्या ये खाते हैं, क्या ये मारते हैं या नहीं मारते हैं, कैसे ताकतवर हैं कैसे नहीं हैं, सारी चीज़ें उन्हें पता चलने लगी, ठीक है। तब लोग क्या करने लगे, लोग इन्हें पालतू बनाने की बात सोचने लगे, अपने ज़रूरत के अनुसार उन्हें पालना, अपने काम निकलवाना, ये सब सोचने लगे, ठीक है। और इसी टाइम पे जो मछली थी वो भोजन का मुख्य स्रोत बन चुकी थी, ठीक है। इसे ऊपर कर लेते थोड़ा सा। इसी दौरान साफ कर लें पहले, जो भी हम नोट करते हैं वो नहीं नोट रहता है, पीडीएफ के साथ ऊपर आता है, ऐसा नहीं है वो, तो स्क्रीन बात नहीं है। कर देखते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। जब घास उगेगी तो ये एक तरह की घास ही होती है, गेहूं हुई, जौ हुई, धान हुए, एक तरीके घास की प्रजाति में ही आते हैं। तो जब घास वाले जो मैदान थे बढ़ने लगे, इनकी जो संख्या में भी वृद्धि होने लगी, इनके जो मैदान थे वो भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना कर दिया। ऐसा है जब अनाज के जब बहुत ज़्यादा मैदान होंगे तो वहाँ पे अनाज भी गिरेगा, है ना। गिरने के बाद अनाज गिर जाएगा, जब अनाज गिरेगा तो लोगों ने उसको एकत्रित करके उसके बारे में जानना शुरू किया, फिर खाने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और है इसके बारे में क्या, चलिए फ्रंट पे देख अगले पेज, यहाँ पे कुछ है तो एक बार से देख बाद ही नोट करने लायक हम नोट करें। चलिए साथ ही वे यह भी सीखने लगे, साथ ही वे यह भी सीखने लगे अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया।
ठीक है। इस अध्याय में काफ़ी चीज़ें जानकारी वाली थी। तब इस हेडिंग में पैराग्राफ में जैसे कि बात करें तो बताया गया कि 12,000 साल पहले क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन आया। परिवर्तन के स्वरूप क्या हुआ, घास के मैदान उगने लगे। जब घास के मैदान उगने लगे तो जो भी ऐसे जानवर थे जो घास को खाकर जीवित रह सकते थे, उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। उनकी संख्या में वृद्धि हुई तो लोग उनके पीछे शिकार करने के लिए आते थे, उनके बारे में जानने लगे, प्रजनन के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके खाने की चीज़ों के बारे में जानने लगे। और साथ में जब घास जैसी चीज़ें उगने लगी, जो गेहूँ थे, जौ थे, धान थे, उनकी फसलें भी उगने लगी। प्राकृतिक रूप से क्या हुआ, मानव ने इनके बारे में जानना आरंभ कर दिया, इन्हें एकत्रित करने लगा। ये कब पक जाती हैं, कब उगती हैं, किस प्रकार से इनकी फसल होती है, ये सब जानना उसने क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। जब वो यह जानने लगा तो क्या बन गया, किसान बन गया। अब यहाँ पे लॉजिक वाली बात ये है कि जब वह किसान बन गया तो उन चीज़ों को खुद से उगाने लगा होगा, है ना। जब खुद से वो किसी फसल को उगाएगा, किसी भी फसल को खुद से उगाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि उसने सुबह को किसी फसल को बोया, शाम को उगा लिया। उसके लिए उसे लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा एक स्थान पे। धीरे धीरे अब क्या होगा, अब मानव सभ्यता का विकास होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जब स्थान फसलों के बारे में जान गया, उन्हें उगाने के बारे में सीख गया कि ये फसल हमारे काम की है, उन्हें उगाने लगा, तो वह एक स्थान पर स्थिर रहेगा कुछ महीनों तक, कुछ टाइम तक। ऐसे क्या होगा, ऐसे उसका गाँवों का बसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट, एक हेडिंग हम नोट कर लेते हैं और हम नोट ये करेंगे। यहाँ पे बात करें तो जलवायु में परिवर्तन के नाम से, ठीक है ना, जलवायु में परिवर्तन। क्या जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन ये क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है, नोट्स कैसे आपको लग रहे हैं, एक उचित है नहीं तो बता सकते हो। ठीक, चलिए, जलवायु में परिवर्तन कब आए, 12,000 साल पहले। ठीक है, फलस्वरूप घास मैदान चलिए घास वाले में वृद्धि। ठीक है, गाय, बैल, ये सब के बारे में क्या हुआ, जानकारी जुटाने लगा। ठीक है ना, घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि, गाय, बैल आदि। ये था। ठीक, आगे क्या हुआ, जब इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी तो आदि के बारे में जानकारी लेने लगे। समझ सकते हो कि जब क्या हुआ कि 12,000 साल पहले जब हमारी जलवायु में परिवर्तन आया, गर्मी बढ़ने लगी, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि घास वाले जो मैदान थे वो बढ़ने लगे। और जब घास वाले मैदान बढ़ेंगे तो ऐसे जानवर जो घास को खा के जीवित रह सकते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरी,
ये जो हमारे जानवर थे इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी, और इनकी संख्या में जब वृद्धि होने लगी तो जो भी हमारा आर्किटेक्ट खर संग्राहक था वो इनके पीछे पीछे आता था इनका शिकार करने के लिए। जब वो इनके शिकार करने के लिए पीछे पीछे लगा, कि संख्या बड़ी होती थी, जहाँ पे ये ज़्यादा संख्या में पाए जाते थे वहीं वो कुछ टाइम तक ठहरते थे इस स्थान पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भोजन का उनके लिए अच्छा संसाधन है, भोजन वहाँ पे उपस्थित है। तो जब वो वहाँ ठहरते थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें उनकी आदतों के बारे में जानने लगे, और फिर उन्हें अपने कार्य के फलस्वरूप अपनी ज़रूरतों के अनुरूप क्या करने लगे, पालतू बनाने लगे। इस तरीके से क्या हुआ, जानवरों का पालन प्रारंभ हो गया। ठीक है, आगे बताया गया था इसी काल में क्या हुआ, इसी टाइम पे क्या हुआ, गेहूं जौ धान फसल में वृद्धि, इनकी फसल में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगी, वृद्धि। लोगों द्वारा अब लोग क्या करने लगे, उगाने की जानकारी हासिल करने लगे, उन्हें उगाना सीख गए, किस टाइम पे ये उगाई जाती हैं, किस तरीके से किस टाइम पे ये पकते हैं। तो इससे क्या हुआ, अब वो क्या बनेंगे, वो किसान बन जाएंगे, एक टाइम पे रहेंगे, फसल को उगाएंगे। तो लोगों के बारे में, उगाने के बारे में जानकारी। ठीक है, तो यही सब था, नोट कर लिया इस अध्याय में। चलिए एक पिछली और एक हेडिंग थी पेज पे, हम जूम करके आपको दिखाते हैं, जो कुछ ज़रूरी थी इसमें से हम कुछ करेंगे। के नाम और तिथि काफ़ी ज़्यादा जरूरी, बात करें इतिहास में तो यूज़ आपको समय समय पे मिलेगा हर जगह, नाम और तिथियों के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। नाम और तिथि, इस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, इस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। जो भी आरंभिक काल है उसे क्या बोलते हैं, पुरापाषाण काल। ठीक है ना, मैं नोट करके बता देता हूँ आपको। पुरापाषाण, पुरापाषाण काल। पुरा का मतलब होता है, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर। जो प्राचीन टाइम में पत्थरों का जो युग था, पत्थरों की सहायता से जो मानव था अपने जीवन को यापन करता था, पत्थर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे उनके जीवन यापन में, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया पुरापाषाण काल। यह दो शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, कभी भी बात करें कि पुरापाषाण काल जो लिमिट है वो कितनी है, पुरापाषाण काल की जो समय अवधि है वो कितनी है, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक की मानी जाती है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से काल को, पुरापाषाण काल को। आरंभिक, मध्य, उत्तर। पहले को बोला जाता है आरंभिक काल, दूसरे को बोला जाता है मध्यकाल, और तीसरे को उत्तर काल। उत्तर पाषाण, पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की 90% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है, आरंभिक काल के दौरान ही 99% जो कहानी थी, 99% कहानी जो थी इसी काल के दौरान, यानी कि हमारा जो भी पुरापाषाण काल है, आरंभिक काल है, इसके दौरान ही हमारी 99% घटनाएं जो थी वो घटित हुई। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, उसे मिशोलित यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले उसे बोलते हैं मिशोलित यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे या और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, पुरापाषाण वाले जो औजार थे वो भी बनाए जाते थे। इसके साथ साथ औजारों में परिवर्तन आया था, छोटे तरह के औजार होते थे, मुट्ठे लगे हुए होते थे कभी कभी, और जो भी औजार होते थे। आगे देखते हैं, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। ठीक है,
हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अगले अध्याय में तुम्हें से। चलो ठीक है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें जानकारी वाली थी वो नोट करते हैं। क्या था, हमें बात बताई गई थी आपको किसके बारे में, पुरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पुरा पाषाण काल जो भी था वो क्या था, ये 3 भागों में से बांटा गया था। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, चलिए पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। क्या ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले तक। चलिए थोड़ा ऊपर कर और इसके भाग हैं नोट करें। ठीक है, भाग आपको बताए गए आरंभिक, आरंभिक इस तरीके से लिख देते हैं हम, राइटिंग का मैनेज कर लेना। पहला है आरंभिक, आरंभिक, आरंभिक पाषाण काल। आरंभ, पूरा पाषाण, आरंभिक पूरा। दूसरे की बात करें मध्य पाषाण काल, पर लिखता हूँ जिससे क्या होता है राइटिंग हमारा बढ़िया है। उत्तर पाषाण काल, काल, ठीक है। तो हमें क्या क्या जानकारी दी गई थी कालों के बारे में, प्रापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, प्राचीन और प्राचीन यानी क्या था पाषाण के बाद। प्रापाषाण साल 20 लाख पहले से 12,000 रुपये तक माना जाता है। साल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आरंभिक, मध्य, पुरा। मानव इतिहास की 90% घटनाएं इस काल के दौरान होती है। काल के दौरान आरंभिक, लाख साल से यहाँ से हम लिख के इस तरीके से अभी देखा उस तरीके से लाख, इस तरीके से हम लिख लाख से 1,000 तक। ठीक है, चलिए तक ये करा राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं राइटिंग में।
आगे इस बारे में बताया गया था मानव इतिहास की प्रेक्षण 99% इसी काल में से घटना काल में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। बताया गया था कि इस काल में क्या हुआ था, पर्यावरणीय बदलाव इसी काल में हुए। पहले उम्र लिखते हैं इसकी कितनी है, 12,000 साल से साल तक। काल में क्या हुआ, पर्यावरणीय अब बताया गया हमें औजार के छोटे इस काल के बारे में बताया गया था। मध्य पाषाण युग कहते हैं पहले वो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में पाषाण आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, नेक्रोलिथ पाषाण कहा जाता था। ठीक, पाषाण कहा जाता था। चलिए माइक्रो पाषाण और नाम मिशोलियत भी। चलो क्या कर देते, आगे देखते हैं। उत्तर पाषाण काल के बारे में क्या बताया गया था। उत्तर पाषाण काल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। ऐसा बताया गया कि ये जो काल है 10,000 साल पहले से आरंभ होता है और इसे नव पाषाण युग भी और साल पहले नाम इसका जो है, इसका नाम है नव पाषाण काल। पाषाण काल बताया गया था काल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बची, अंतिम हेडिंग है बाद। तो चित्रशैल में ये चित्रकला, इनमें इनसे हमें क्या पता चलता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र में से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश जो गुफाओं से मिले चित्र हैं, में जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया कि लोग जिन गुफाओं में रहते हैं थे, उन गुफाओं की जो दीवारें थी उन पर क्या मिले हैं, चित्रण किए गए हैं, चित्र मिले हैं। ठीक है, जानवरों के, जंगली जानवरों के चित्र मिले। जैसे कि आपको एक चित्र आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, ये कुछ जानवर है, हिरण जैसा जानवर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके पीछे कुछ कार कर रहा है। ठीक है, इस चित्र के बारे में बताओ जो भी है लिखा हुआ है, तो ये दिख रहा होगा। तो इस तरीके के जो भी चित्र हैं वो आपको गुफाओं में मिले हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कुछ गुफाएं हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की गुफाएं हैं, इनमें क्या हुआ है, इस प्रकार का चित्रण किया गया है। ठीक है, बस इतना ही बताया गया, ज़्यादा नहीं है। कौन क्या करता था आगे देखते हैं। जो भी है कौन क्या करता था, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फूलों सॉरी चलिए, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फूलों का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों और औजारों गुफा में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी
और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किया करते होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। यहाँ पे बताया गया कि अगर बात ये करें कि कौन से कार्य महिलाएं करती थी, कौन से कार्य पुरुष करते थे, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। अनुमान यही है कि हाँ, कुछ ऐसे कार्य होंगे जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर करते होंगे, और कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ पुरुष करते होंगे। जिस तरीके से आज होता है उस तरीके से ही सिंपल सा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग, चलिए इसे साफ कर लेते हैं, और काफ़ी जगह है। फिर हुंसकी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे देखेंगे एक पुरा स्थल जिसका नाम है हुंसकी। काफ़ी हिंदी है चैप्टर। खैर चलिए ठीक करते हैं इसे। हाँ, भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने मरुस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इनके कुछ अंडों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मन के भी बनाए जाते थे। बात करें अगर भारत में शुतुरमुर्ग की, तो पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पटने मरुस्थल से क्या हुआ है, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, इन पर कुछ चित्रांकन भी मिला है, और इन अंडों से क्या होता था, मन के बनाए जाते थे। इतनी ही जानकारी है, तो इतना लिख लेते हैं हम पहले। भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में भारत में शुतुरमुर्ग का ऊपर प्रोफेसर डाल लेते हैं। पुरापाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, ठीक, पुरापाषाण युग में पहली बार। दूसरी बात की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र के पटने मरुस्थल में, महाराष्ट्र के पटने मरुस्थल में अंडों के अवशेष अवशेष ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ये कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी और अंडों से मन के भी बनाए। चलिए से का निर्माण का और यहाँ पे जानकारी के लिए लिख क्या, कुछ छिलकों पर चित्रांकन, ठीक है। अगस्ता में इसके बारे में आगे देखते हैं। का सूक्ष्म निरीक्षण, मानचित्र 2 में उसकी ढूंढी, आपको वही मानचित्र फिर से देखना है, बुक में आप देख लेना, बुक नहीं है तो आपको गूगल पे में कर लेना है, जब आपको डाउनलोड कर लेनी है कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये काम की चीज़ है, आलस करने वाली कोई बात नहीं है। हुस्की मानचित्र 2 में हुस्की ढूंढिए। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल में कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई छोटे छोटे औजार मिले हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर पुरास्थलों कई कामों में लाए जाने कई प्रकार के औजार मिले थे।
ये संभवतः औजार मिले थे, ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। ठीक, उसकी बराबर ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे प्रायस्थलों में भी औजारों बनाए जाने का प्रमाण मिले हैं, जिनमें से कुछ प्रायस्थल झरनों के थे, औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते हैं। चलिए फिर से देखते हैं इसके बारे में क्या दी गई है। चलिए यहाँ पर पूछा पुरापाषाण युग के कई कार्यस्थल हैं। देखिए इस तरीके से कार्यस्थल स्थल पुरापाषाण काल का ये कार्यस्थल था के ऊपर पुरापाषाण काल का प्रायस्थल का प्रायस्थल औजारों के औजारों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा बताया गया था कई प्रकार के औजार मिले हैं, संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कई प्रकार के औजार भी मिले हैं। औजार क्या है? उद्योग स्थल रखा हुआ। ठीक है, हमारा खत्म हो गया। बात देखते हैं शायद अंत में हमारी हुआ। अगले अध्याय में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। जो भी हमारे इसके नोट्स हैं ये आपको PDF मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पे मिलेगी। और टेलीग्राम जो है आपको इसी नाम से सर्च कर लेना है, टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करें चैप्टर में, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, और कुछ चीज़ आपको डाउट में हैं वो भी बता सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी, नोट्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी PDF के बारे में जो भी आपको नोट्स बनाने हैं तो आप यहीं से नोट्स बना सकते हो, और PDF की थोड़ी समस्या रहेगी अभी। चलिए शिक्षक आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।